चलिए शांत रहिए। बोर्ड पर देखिए, आपको बताया गया था कल क्या क्या पढ़े थे। कल 3 गो प्रूफ पढ़े थे, छोटा छोटा। कितना प्रूफ पढ़े थे? 3। देखिए क्या पढ़े थे पहले। टेलीग्राम पर डाले थे बाबू, जो पढ़े थे उसका वीडियो नहीं डाले थे, वीडियो भी डालने वाले हैं आज। कल क्या पढ़े थे देखो। कल के क्लास में पहला टॉपिक पढ़े थे कौन? विश्रांति काल पढ़ा दिए थे। उसके बाद पढ़े थे अपवाह वेग या संवहन वेग पढ़ाए थे। अपवाह वेग का फॉर्मूला प्रूव कर करके निकाले थे एगो सदिश रूप में, और एगो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2017 में ये गतिशीलता बताए थे, गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक फार्मूला सब बताए थे। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। विद्युत शांत एकदम। विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच, ये थोड़ा उठपटांग था, लेकिन वीडियो में अगर आपको दिक्कत हो तो आज वीडियो डालेंगे तो उसमें भी देख सकते हैं। थोड़ा उठपटांग टाइप ये सब प्रूफ है। बताए थे कल विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच संबंध मिलेगा। असाइनमेंट एक के साथ सब मिल जाएगा। 2 दिन का अंदर एक के साथ सब असाइनमेंट दे देंगे, जो 18-20 तारीख तक पढ़ाई होने वाला है। पूरा असाइनमेंट वो एक के साथ दे देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़का एबसेंट है। एक एक पेज का अलग अलग असाइनमेंट देंगे, तो डेली आकर मांगेगा सर हाउ असाइनमेंट दीजिए, तो कब वो मांगेगा हाउ दीजिए, दिमाग चकरवा देगा सब। इसीलिए 4 चैप्टर का एक के साथ दे देंगे। लो, एक के साथ रहेगा, पिन अप किया रहेगा कि कोई भी मांगेगा तो 4 चैप्टर का एक के साथ मिलेगा। ठीक है, देखिए इधर अपवाह वेग संवहन वेग का प्रयोग करके ओम के नियम का 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका बताए थे। ऊपर से भी पूछ सकता है, नीचे से भी। डायरेक्ट यही लिख देगा, कहेगा सिद्ध करें। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़े थे। आज के क्लास में पढ़ना है धारा घनत्व, चालकता और विद्युत क्षेत्र में संबंध। ध्यान से समझिएगा। देखिए, धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जे से। चालकता को सिग्मा से दिखाते हैं, और विद्युत क्षेत्र को, ये तीनों के बीच संबंध क्या है? जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए प्रूफ नहीं किए हैं। जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कभी कभी फार्मूला ये दे देता है। अब आइए शांत। किरचॉफ का कौन नियम? इसको किरचॉफ भी बोलते हैं, किरचॉफ भी बोलते हैं। हिंदी में किरचॉफ ही लिखता है। किरचॉफ का कौन नियम और किरचॉफ का कौन नियम? अब बहुत ध्यान से समझिएगा। इधर देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ते हैं। पहले बताओ संधि किसे कहते हैं? समझना, जब 2 तार जहां आकर मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? संधि या जंक्शन कहते हैं। संधि या क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो किरचॉफ का कौन नियम है? प्रथम नियम। इस प्रथम नियम को बोलते हैं संधि नियम। कौन नियम? संधि नियम या जंक्शन लॉ। इंग्लिश में क्या नाम होता है? जंक्शन लॉ। कोई दिक्कत? किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे क्या बोलते हैं? संधि नियम और जंक्शन लॉ। यह है किरचॉफ का कौन नियम? द्वितीय नियम को बोलते हैं पास नियम। कौन नियम? पास नियम या लूप नियम। लूप इंग्लिश ही नाम है। लूप कौन नाम है? इंग्लिश ही नाम है, हिंदी में लिखा गया है। पास नियम या लूप नियम। तो कौन नियम हमको पढ़ना है? किरचॉफ का 2 नियम, एगो संधि नियम और एगो लूप नियम। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। देखिए, संधि किसे बोलते हैं? 2 तार जहां आकर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? जैसे देखो, यहाँ पर गोल गोल दिखेगा, कहीं कहीं गोल दिख रहा है। वहां पर जहाँ गोल दिखेगा वहां 2 तार आकर क्या हुआ है? जुड़ा है। तो 2 तार जहां आकर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? संधि। उसे जंक्शन बोलते हैं। जैसे
रेलवे स्टेशन पर भी तो जंक्शन होता है, जंक्शन होता है ना रेलवे का, वहां पर भी ट्रेन आकर मिलता है, तो वो भी जंक्शन कहलाता है। देखो यहाँ, किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? कोई एक संधि है जहां जितना भी धारा आकर मिलेगा उस सभी धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा? इसे किरचॉफ का कौन नियम कहते हैं? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन। एक के साथ दोनों पढ़ो, फिगर में बाद में समझाते हैं, पहले एक के साथ पढ़ो। किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, इधर देखो, किसी बंद परिपथ में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग दोनों शून्य है, लेकिन यहाँ पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है और यहाँ पर सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा तो प्रथम नियम, सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होगा तो द्वितीय नियम। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है? एगो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, एगो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। जैसे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? तो देखो, सिग्मा आई बराबर, सिग्मा मतलब क्या होता है? सभी का जोड़। तो किसका जोड़? आई मतलब धारा, सभी धारा का जोड़ क्या होगा? इधर देखो, सभी विभवांतर का जोड़, सिग्मा, सिग्मा भी बराबर क्या? बोलो, सिग्मा भी बराबर 0। भी को ही ई लिखता है कभी कभी। सिग्मा ई बराबर, ई मतलब ईएमएफ, सिग्मा ई बराबर 0। ये भी बता दो, भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। भी बराबर क्या? आई आर बराबर 0। कोई दिक्कत है? आई आर बराबर क्या? अब देखो, ये 0 0 सेम है तो राइट सेम है तो लेफ्ट भी क्या होगा? तो सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। देखो, सिग्मा ई बराबर सिग्मा क्या? आई आर। ये भी फार्मूला है। तो कई तरीके से फार्मूला पूछता है द्वितीय नियम का। सिग्मा भी बराबर 0, सिग्मा ई बराबर 0, सिग्मा आई आर बराबर 0, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, ऐसे में लिखते हैं। राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? बराबर। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखो, इसका फिगर के रूप में बताते हैं आंसर। देखो, किस रूप में? फिगर के रूप में। ध्यान देना, मान लो एक संधि है ये, इस पर धारा कहीं से आकर मिल रहा है और कहीं धारा निकल रहा है। जैसे देखो, यहां धारा मिल रहा है कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। यहां भी धारा मिल रहा है कितना एम्पियर? यहां धारा निकल रहा है आई। क्या निकल रहा है? यहां भी धारा निकल रहा है, यहां धारा निकल रहा है 3 एम्पियर। यहां धारा मिल रहा है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर पहले ही से दिए हैं, 6 एम्पियर। दिख रहा है? कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ धारा मिलने वाला कितना कितना है? तो नहीं बताना। मिलने वाला 4 और कितना? 6 और कितना? 2। निकलने वाला क्या है? 3 और क्या है? तो आई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आई का मान निकालना है। तो क्या नियम बताए हैं? सभी धाराओं का जोड़ क्या होगा? तो चाहे मिलने वाला हो चाहे निकलने वाला, सबका जोड़ क्या होगा? चाहे मिलने वाला हो चाहे निकलने वाला हो, सबका जोड़ क्या होगा? 0। ठीक है? तो एक चीज इसमें मानेंगे, अगर मिलने वाले धारा को प्लस मानेंगे तो निकलने वाले को क्या मानना पड़ेगा? यही नियम है, ध्यान से समझ लो। अगर मिलने वाले को प्लस मानेंगे तो निकलने वाले को क्या मानेंगे? तो चलिए, मिलने वाला कौन है? 6 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर मिलने वाला है।
ये भी मिलने वाला है +4 एम्पियर, ये भी मिलने वाला है +2 एम्पियर। ये क्या है निकलने वाला, तो क्या होगा -I। ये भी निकलने वाला है -3 एम्पियर। और सभी धाराओं का जोड़ क्या होगा, कोई दिक्कत? अब देखो ये प्लस वाला इधर ही रहने दो, माइनस वाले को इधर भेजो। तब बोलो 6 एम्पियर +4 एम्पियर +2 एम्पियर बराबर -I, इधर जाकर +I, -3I +3 एम्पियर। क्लियर है? -3A इधर जाकर +3A, -I इधर जाकर +I। कोई दिक्कत? अब जानते हो इससे को नियम निकलता है, मिलने वाला धारा का सब जोड़ और निकलने वाले धारा का सब जोड़ आपस में क्या होता है, ये नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम ये भी कहता है कि मिलने वाले धारा का सब जोड़ और निकलने वाला धारा का सब जोड़ आपस में क्या होता है। देखो मिलने वाला कौन कौन था, 6 4 2 एक साथ हो गया। निकलने वाला कौन था, I और क्या 3, तो I और 3 एक साथ हो गया। तब मिलने वाला का सब जोड़ निकलने वाला का सब जोड़ आपस में क्या होता है, आज जोड़ लो। 6 4 10 और 2 12 एम्पियर। कितना एम्पियर, 12 एम्पियर I +3 एम्पियर। अच्छा ये प्लस है तो इधर जाकर क्या होगा, तब 12 में से कितना घटेगा, 3, कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा बाबू 9। देखो तो 12 एम्पियर -3 एम्पियर बराबर I, इसलिए I बराबर कितना होगा, 12 में से 3 गया कितना एम्पियर, 9 एम्पियर। किसी को कोई दिक्कत निकालने आया तो सुनिए किरचॉफ का प्रथम नियम अब बढ़िया से सुनिए। किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन, इसी से एक और नियम निकला कि मिलने वाले सभी धारा का जोड़ और निकलने वाले सभी धारा का जोड़ आपस में क्या होता है। उसको सॉल्व किए तो क्या निकल गया, I। और क्वेश्चन बताना पड़ेगा। क्लियर है? देख लो यहाँ पर एक और बता देते हैं। ये एक संधि है, देखो ध्यान से, ये क्या है संधि है। मान लो यहाँ आया 7 एम्पियर, यहाँ निकला 9 एम्पियर। यहाँ मिला I, क्या मिला I, यहाँ मिला 6 एम्पियर, यहाँ निकला 10 एम्पियर। तो आप डायरेक्ट बनाएंगे। अभी एगो नियम क्या बताए हैं, मिलने वाला का सब जोड़ और निकलने वाला का सब जोड़ आपस में क्या होता है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे बना रहे थे वैसे भी बना सकते हैं। बोलिए मिलने वाले को क्या मानेंगे, प्लस, और निकलने वाले को, तो बताइए अब मिलने वाले को प्लस और निकलने वाले को माइनस। बताइए मिलने वाला कौन है 7, तब +7। ये क्या है निकलने वाला है -9। ये क्या है मिलने वाला है +I। ये क्या है मिलने वाला +6 और ये क्या है निकलने वाला माइनस। यही ना था, प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे, जितना माइनस है उधर भेज देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस। बोलिए 7 एम्पियर प्लस क्या I प्लस क्या 6 एम्पियर बराबर ये माइनस इधर जाकर क्या होगा 9 एम्पियर, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा 10 एम्पियर। 7 और 6 13 एम्पियर प्लस क्या I, इधर जोड़ो 9 और 10 19 एम्पियर। अब ये प्लस में है तो इधर जाकर क्या होगा, तो इसलिए I बराबर 19 एम्पियर। अब प्लस इधर जाकर माइनस कितना एम्पियर 13 एम्पियर बराबर कितना एम्पियर। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है? ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा फिगर बनाकर क्वेश्चन दे देगा, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देता है। अब आपको ध्यान रखना है कि कैसे बनेगा। कोई दिक्कत है? सिंपल चीज तो है, मिलने वाले को क्या मानेंगे प्लस और निकलने वाले को सबका जोड़ क्या होगा, और उसके बाद प्लस माइनस अपना इधर उधर कर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो बोलो। अब फिर से पढ़ते हैं
अब तो समझा दिए क्वेश्चन, अब फिर से दोनों नियम पढ़ते हैं। देखिए, किरचॉफ का कौन नियम, जिसे कौन नियम कहते हैं, या जंक्शन लॉ। किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का एक और चीज निकला है कि किसी संधि पर मिलने वाले धारा का जोड़ उससे निकलने वाले धारा के जोड़ के, अभी बता रहे थे ना। अब देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किसी बंद परिपथ में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन, ये सभी धाराओं का जोड़ 0 है, तो धारा को आई से, सभी को किससे, सिग्मा से, सिग्मा आई बराबर 0। यहाँ देखो, सभी विभवांतर का जोड़ क्या है, 0। सिग्मा विभवांतर को किससे, भी से, भी को ई भी मानते हैं, ईएमएफ कई बार पढ़ाए होंगे, भी को क्या मानते हैं, ई। तो सिग्मा भी बराबर 0, सिग्मा ई बराबर 0। भी बराबर क्या होता है, आई आर, सिग्मा आई आर बराबर 0। अब लेफ्ट लेफ्ट 0, राइट राइट 0 बराबर है, तो लेफ्ट भी बराबर होगा। सिग्मा ई बराबर क्या है, सिग्मा आई आर। किसी को कोई दिक्कत। यह किरचॉफ का कौन नियम है, द्वितीय नियम। यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है और कितने नंबर में, 5 नंबर में भी आता है। ध्यान से, यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है और कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में। 2 नंबर में आएगा तो यही देगा, किरचॉफ के नियम को लिखें, तो दोनों नियम लिखना पड़ेगा। आज अब पूछेगा किरचॉफ के प्रथम नियम को लिखे तो प्रथम लिखना, अगर दोनों पूछेगा तो दोनों लिखना। और नियम लिखने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन मत बनाने लगना, क्वेश्चन बनाने की जरूरत, यही नियम है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो कहाँ तक, फार्मूला तक। ये डिफिनीशन है और ये क्या है, फार्मूला। ये डिफिनीशन है और ये फार्मूला है। अब ये इसलिए बनवाए हैं क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है क्वेश्चन अलग से फिगर बनाकर, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है किस नियम का, प्रथम नियम का। तो 5 नंबर में अभी रुकिए ना, ये कितने नंबर के लिए है, 2 नंबर के लिए। चाहे एक को पूछे चाहे दोनों पूछे, कितने नंबर का, 2 नंबर का। जब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इससे एक क्वेश्चन जुड़ा रहता है, व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। व्हीटस्टोन सेतु कभी पढ़े हो, लॉन्ग क्वेश्चन है। 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तक सब खत्म हो जाएगा, 20 तारीख से केवल लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा। अब जितना दिन आप पढ़िए, डेली को लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, 2 गो से ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि अगर प्रूफ पढ़ा दिए इधर तो जो लोग का एब्सेंट है उन लोग को बुझाएगा नहीं। ये सब तो समझ सकते हैं, लेकिन प्रूफ समझने के लिए आपको ऑफलाइन क्लास में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम भी होता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है। चलिए, ये एक क्वेश्चन भी बता दिए थे। चलिए, कौन प्रभाव है बाबू, सीबेक प्रभाव। कौन प्रभाव, समझिएगा ध्यान से। ये आपका सिलेबस में नहीं दिया है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन एग्जाम में पूछा जा रहा है। सीबेक प्रभाव, जब 2 भिन्न तारों से बने संधि में से एक संधि को क्या करते हैं तथा दूसरे संधि को क्या करते हैं, तो संधि से क्या प्रवाहित होता है, इसे सीबेक प्रभाव कहते हैं। सुनिए इधर, 2 भिन्न भिन्न तारों से बने संधि में से एक संधि को गर्म करते हैं तथा एक संधि को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इसे कौन प्रभाव कहते हैं। फिगर पर समझना है तो थोड़ा ध्यान देना। मान लो इधर से एगो तार है, ये एगो तार जा रहा है, नीचे से एगो तार आया यहाँ मिला, नीचे से एगो तार आया यहाँ मिला, ठीक है। ये सीधा वाला तार अलग है और नीचे वाला तार अलग है, तो दोनों अलग अलग तार दोनों अलग अलग तार है, मतलब भिन्न भिन्न तार है। कैसा तार है, भिन्न भिन्न तार है। तो ये वाला अलग तार है, ये वाला अलग तार है। बोलो, ये तार दोनों जाकर कहीं मिला है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो को संधि हो गया। जहाँ तार मिलता है उसे क्या बोलते हैं, तथे को आप डिफिनीशन पढ़ो। जब 2 भिन्न तारों से बने संधि में से एक संधि को क्या करते हैं, चलो यहाँ पर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, समझना ध्यान से।
जब दो भिन्न तारों से बने संधि में से एक संधि को गर्म करते हैं तथा दूसरे संधि को ठंडा करते हैं तो संधि से क्या प्रवाहित होने लगता है? तब बाबू इसके बीच से क्या प्रवाहित होने लगता है? धारा मतलब आई प्रवाहित होने लगता है। समझो, फिगर देखो तो डिफिनीशन अपने आप याद हो जाएगा। दो भिन्न भिन्न तारों से बने संधि में से, पीछे, दो भिन्न भिन्न तारों से बने संधि में से एक संधि को गर्म करते हैं तथा दूसरा संधि को ठंडा करते हैं तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इसे कौन प्रभाव कहते हैं? किसी को कोई दिक्कत? बोलो। दो भिन्न भिन्न तारों से बने संधि में से एक संधि को क्या करते हैं? गर्म, तथा दूसरे संधि को क्या करते हैं? ठंडा, तो उससे क्या प्रवाहित होने लगता है? धारा। इसे ही क्या बोलते हैं? सीबेक। अब देखो, अब कौन प्रभाव है? पेल्टियर प्रभाव। इसी का उल्टा होता है। देखो, सीबेक प्रभाव के विपरीत को क्या बोलते हैं? पेल्टियर प्रभाव। ये कैसे होता है? जब दो भिन्न भिन्न तारों से बने संधि से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक संधि गर्म तथा दूसरा संधि, सीधा समझना है, एक को गर्म किए एक को ठंडा किए तो क्या प्रवाहित हुआ? धारा। अब कह रहा है उल्टा कर दो। अब धारा अगर प्रवाहित करोगे ना तो एक संधि गर्म होगा और एक क्या होगा? पहले क्या किए थे? गर्म और ठंडा किए थे तो विद्युत धारा प्रवाहित हुआ था। अब कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, अपने आप एक गर्म और क्या हो जाएगा? उसी का उल्टा हो गया। पहले क्या किए थे? एक संधि को गर्म और ठंडा तो विद्युत धारा प्रवाहित हुआ था। अब उल्टा करो, अब धारा प्रवाहित कर दो तो एक संधि गर्म और एक संधि क्या हो जाएगा? ठंडा। यही है कौन प्रभाव? देख लो, जब दो भिन्न भिन्न तारों से बने संधि से क्या प्रवाहित करते हैं? अब जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एगो संधि गर्म हो जाएगा और एगो संधि, क्लियर है? उल्टा है कि नहीं पहले ये बताओ। पहले क्या किए थे? संधि को गर्म और ठंडा किए थे तब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ था। अब कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए, अपने आप एगो संधि गर्म और क्या हो जाएगा? ठंडा। यही है कौन प्रभाव? पेल्टियर प्रभाव। किसका विपरीत होता है? सीबेक प्रभाव का। बात समझ में आया? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? फिर से समझा दे। कौ को संधि है? एगो को गर्म और एगो को ठंडा करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। पेल्टियर प्रभाव में कह रहा है कि गर्म ठंडा आप मत कीजिए, आप केवल क्या प्रवाहित कीजिए? विद्युत धारा। तो एगो अपने आप गर्म और एगो क्या हो जाएगा? एगो अपने आप गर्म और एगो अपने आप क्या हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? इसी का उल्टा है कि नहीं जी? गर्म और ठंडा करेंगे तो विद्युत धारा पार करेगा, और जब विद्युत धारा पार करेगा तो गर्म और ठंडा अपने आप हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? पेल्टियर प्रभाव। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो कौन प्रभाव? थॉमसन प्रभाव। देखो इधर, किसी तार के भिन्न भिन्न भागों का तापमान अगर भिन्न भिन्न होता है तो तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन और ऊष्मा का क्या होता है? देखो इधर, देखो इधर, ये एक तार है। सब लोग ध्यान से देखना है। फिगर देखोगे, पीछे फिगर देखोगे तभी समझ में आएगा कि थॉमसन प्रभाव क्या है। ये एक तार है, बोले हैं बोर्ड पर देखने के लिए, पीछे समझ में बात नहीं आ रहा है? ये एक तार है। क्या है? तार है। तार का कौर है, किसी तार के भिन्न भिन्न भागों का तापमान क्या है? मान लेते हैं तार के यहाँ का तापमान कितना डिग्री है? यहाँ तार आता है तो 20 डिग्री सी हो जाता है, यहाँ आता है तो 10 डिग्री सी हो जाता है, यहाँ आता है तो 80 डिग्री सी हो जाता है, यहाँ आता है तो 120 डिग्री सी हो जाता है। मतलब तार के अलग अलग भाग का तापमान क्या है? अलग अलग है। तो तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ऐसे तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा का क्या होगा? तो उसे क्या बोलेंगे? थॉमसन प्रभाव। समझो कैसे। जब किसी तार के भिन्न भिन्न भागों का तापमान भिन्न भिन्न होता है तो अगर इससे हम क्या प्रवाहित करें? विद्युत धारा आई प्रवाहित करें,
विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जानते हो क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, मतलब ऊष्मा लेगा भी, और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा देगा भी। तो तुम कहोगे सर ऊष्मा लेगा देगा क्यों? क्योंकि ये तापमान बराबर करना चाहेगा। जैसे ही विद्युत धारा पार कराएंगे ये तापमान अपना क्या करना चाहेगा? बराबर। तो जो अधिक है वो तापमान क्या करेगा? निकालने लगेगा। क्या करेगा? निकालने लगेगा, मतलब तापमान का क्या करने लगेगा? ऊष्मा का क्या करने लगेगा? उत्सर्जन। जो कम है वो कहीं ना कहीं से क्या करने लगेगा? तापमान लेने लगेगा। कहीं नहीं से, विद्युत धारा से ही तापमान लेगा। क्योंकि तुम पढ़े हो विद्युत धारा पार कराते हैं तो हीटर गर्म होता है, विद्युत धारा पार कराते हैं तो तार गर्म होता है, तो ये अपने आप को गर्म करने लगेगा। और जिसके पास अधिक है वो ऊष्मा को क्या करेगा? निकालने लगेगा। क्या करेगा? निकालने लगेगा। तो अधिक है तो उत्सर्जन करने लगेगा, और कम है तो विद्युत धारा से ही ऊष्मा क्या करने लगेगा? लेने लगेगा। इस तरह सबका ऊष्मा क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन कब? जब विद्युत धारा पास करेगा। फिर से समझिए, जब किसी तार के भिन्न भिन्न भागों का तापमान क्या होता है? भिन्न भिन्न, तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके पास तापमान अधिक होता है वो ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगता है, जिसके पास तापमान कम होता है वो ऊष्मा का क्या करने लगता है? अवशोषण करने लगता है। इसे कौन प्रभाव कहते हैं? समझ में बात आया? पहले ये बताओ, क्लियर है? देख लो, जब किसी तार के भिन्न भिन्न भागों का तापमान अलग अलग, भिन्न भिन्न भागों का तापमान भिन्न भिन्न होता है तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा का अवशोषण होने लगता है। इसे कौन प्रभाव कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? ये देखो, कार्बन कलर कोड, कार्बन रंग कोड, वह कोड जिसकी सहायता से प्रतिरोधकों का क्या ज्ञात किया जाता है? कार्बन रंग कोड में कितना बैंड होता है? B1, B2, B3, B4। कभी बताए थे? हरा, पीला, लाल, नारंगी सब रंग देकर अलग अलग क्वेश्चन बनवा रहे थे। तो देखो, वह कोड जिसकी सहायता से प्रतिरोधकों का क्या ज्ञात किया जाता है? प्रतिरोध। कार्बन कलर कोड में कितने बैंड होते हैं? 4 बैंड होते हैं। अब तुम चाहो तो इसका फिगर भी इस टाइप से कुछ बना सकते हो। बताए थे हम तुमको कि कौगो बैंड होता है? 4 गो। इसी टाइप का बैंड होता है, 1 2 3 4। और इसका नाम देते हैं, याद करो, B1, B2, B3 और क्या? B4 नाम दिए थे। तो बोलिए, वह कोड जिसकी सहायता से प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है उसे कार्बन कलर कोड कहते हैं। कार्बन कलर कोड में कितने बैंड होते हैं? B1, B2, B3, B4। किसी को कोई दिक्कत? अब इसका एगो डाटा होता है, उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन अभी तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, केवल क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी। क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ अभी एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्रैश कोर्स में नहीं बना है, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम आता है, 9 के बराबर। सेंटअप एग्जाम में भी देखिए लिए होंगे, को आया था? 20 गो में को आया था? शॉर्ट क्वेश्चन में 2 गो आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं आता। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ढेर किसी आएगा तो 3-4 को देगा। आज आपके कितना बनाना है? 42 को में कितना बनाना है? 35। आसान। 70 को हो गया तो और आसान है। 70 को में 35 को बनाना है, 10 को पूछेगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो देखो, पढ़ना अलग बात है और एग्जाम का तैयारी करना अलग बात है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरह आता है, कम समय में हम कैसे ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, किस पोर्शन को छोड़ सकते हैं, किस पोर्शन को याद करना जरूरी है, ये सब चीज़ समझना पड़ता है। न्यूमेरिकल में फंसोगे तो फंसते ही, क्योंकि हर एक टॉपिक में क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल पढ़ना है ना। फिजिक्स में तो हर एक टॉपिक में न्यूमेरिकल पढ़ना है। केमिस्ट्री में शुरू के 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल पढ़ना है ना। तो उसमें फंसोगे तो दिक्कत है, क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ लेने के बाद भी इसकी गारंटी नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन थ्योरेटिकल फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। थ्योरी जल्दी बदलता नहीं है, न्यूमेरिकल बदलता है। इसलिए थ्योरी पर कमांड कीजिए बिहार बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, कहिएगा तो लास्ट में 28 तारीख के बाद न्यूमेरिकल का भी 1-2 क्लास लगा देंगे, लेकिन उससे कोई फायदा होगा?
उससे कोई फायदा हो कि नहीं हो, एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है। अभी ये आपको बहुत पहले मना किए थे हम, एक चीज याद कीजिए कि कोई भी गेस गाइड ऑब्जेक्टिव कुछ पढ़ने की जरूरत, बार बार बोलते हैं ना, तब आप वो सही में मत पढ़िए। जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप इसको पढ़िए। ज़्यादा समय बचता है तो क्या पढ़िए, नोट्स पढ़िए। बार बार बोलते हैं ये बात। तो कितना बकलोलवा है कि यूट्यूब पर क्वेश्चन पढ़ता है। हाँ तब बाबू हो जाएगा एग्जाम तुम्हारा बेड़ा पार। यूट्यूब पर क्वेश्चन पढ़ता है, नोट्स में क्वेश्चन क्या कम है कि यूट्यूब पर पढ़ता है। नोट्स वाला याद हो जाएगा तो यूट्यूब वाला पढ़ो, नोट्स वाला अगर कमांड हो गया हो तो यूट्यूब वाला पढ़ो। हुआ तो नहीं होगा ये हम भी जानते हैं। चलो इधर, वह बात नहीं, वह कोड जिसकी सहायता से प्रतिरोधकों का क्या ज्ञात किया जाता है, प्रतिरोध। कार्बन रंग कोड में कितने बैंड होते हैं, B1 B2 B3 और क्या B4। इधर देखो, जूल का कौन प्रभाव, जूल का कौन प्रभाव, एक बार ऑब्जेक्ट एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जिसके कारण उष्मा ऊर्जा के कारण तार क्या हो जाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है, उष्मा ऊर्जा में बदलता है, जिसके कारण तार क्या हो जाता है। अब ये कुछ देर पहले बताए थे ना कि तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो तार गर्म क्यों होता है, हम लोग गर्म थोड़े करते हैं, विद्युत धारा देते हैं, विद्युत धारा किस में बदल जाता है, उष्मा ऊर्जा में, इसलिए तार गर्म हो जाता है। इसे जूल का कौन प्रभाव कहते हैं, इसे जूल का क्या बोलते हैं, उष्मीय प्रभाव। फिर से डेफिनेशन सुनिए, जब किसी तार से, मान लो ये तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगा, उष्मा ऊर्जा में, जिसके कारण ये तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसे ही जूल का कौन प्रभाव कहते हैं, उष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आया, कोई परेशानी। ये देखो विद्युत ऊर्जा, विद्युत उष्मा और विद्युत, चलो एक फॉर्मूला पढ़े होगे, बताओ। V बराबर W/Q पढ़े थे, बोलो। V बराबर W/Q पढ़े थे। अब छोटा Q लिखो और चाहे क्या लिखो, बड़ा Q लिखो। V बराबर W/Q पढ़े थे, छोटा Q लिखो या बड़ा Q लिखो। देखो इधर, देखिए धारा घनत्व, चालकता और विद्युत क्षेत्र में संबंध, किरचॉफ का नियम पढ़े थे। देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम, सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, कार्बन रंग कोड, जूल का उष्मीय प्रभाव। अभी पढ़े हैं जूल का उष्मीय प्रभाव। विद्युत ऊर्जा और क्या पढ़ना है, विद्युत उष्मा और क्या कार्य। देखो इधर, बोलो V बराबर W/Q पढ़े हैं। W क्या है, यही कार्य ही क्या है, और ऊर्जा ही क्या है। कोई दिक्कत, तो तीनों में से कोई पूछे, कार्य निकाल दोगे तो बात वही है। तो W का मान निकालो, W, इसके V के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, W गुणे 1 W और V गुणे Q VQ। ये एक फार्मूला है, बोलो ना जी। अब बोलो V बराबर फार्मूला क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। आगे भी लिख सकते हैं, चलो पहले ये फार्मूला जो असाइनमेंट में दिया है वही लिख लो। Q बराबर क्या होता है, IT होता है, यहाँ रखो। तो W बराबर क्या होगा, V का जगह V, Q का जगह VIT।
VIT। उसके आगे देखो वहां नहीं लिखा गया है, यहाँ बोलो V बराबर क्या होता है, IR भी तो होता है। V बराबर IR रखो यहाँ पर, और W बराबर V के जगह क्या रखेंगे, IR। V के जगह क्या रखेंगे, IR। पहले से क्या है, IT, तो क्या आ गया, W बराबर I स्क्वायर क्या, RT। W बराबर I स्क्वायर, यही कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा को U से, यही उष्मा है, उष्मा को, तब अब वो W बराबर I स्क्वायर RT, U बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर। जूल का उष्मीय प्रभाव है ना, इसमें किसका बात हो रहा है, उष्मा का, उसी उष्मा का मान है I स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है I स्क्वायर क्या, RT। एक बार और देखो, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलता है, जिसके कारण तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसे जूल का उष्मीय प्रभाव। विद्युत ऊर्जा, उष्मा और क्या कार्य, V बराबर W बटा Q, W बराबर VQ, Q बराबर क्या, तो IT रखे हैं, VIT, ये भी फॉर्मूला है। V बराबर क्या, IR, V का जगह IR रखे हैं, IT, I स्क्वायर। तो को फॉर्मूला है देख लो, एक, एक, दो, तीन और एक। यहाँ देखो, विद्युत शक्ति, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला बताओ। शक्ति को किससे दिखाते हैं, क्या करना है, कार्य को किससे, W। दर मतलब समय, समय किस में, बट्टा में, P बराबर W बट्टा। कोई दिक्कत, फिर से देखो, शक्ति को P से, कार्य को W से, और समय, दर मतलब समय, समय किस में होता है, बट्टा में। अब इसको सॉल्व करो, P बराबर W है ना, W का पहला मान तो उठा कर रखेंगे, बोलो, पहला मान रखेंगे, दूसरा मान रखो, कटेगा। W बराबर क्या होता है, VIT बटा क्या, T। T कट गया तो P बराबर क्या आया, एक फार्मूला आया यहाँ पर, पहले से एक फार्मूला है, बोलो ना जी, यही है ना। V बराबर क्या होता है, बोलो ना जी, IR। पहले से क्या है, I, तो क्या हो गया, P बराबर I स्क्वायर क्या, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, बोलो, तो बोलो I का मान रखते हैं, किसका मान रखते हैं, I का। इधर देखिए, अब जगह थोड़ा सा बनाते हैं हम यहाँ पर, किसका मान रखेंगे, I का। देखो, V बराबर क्या होता है, IR। I बराबर बताओ क्या होगा, I बराबर V बट्टा क्या होगा, बोलो ना जी, V बराबर IR। I बराबर क्या होगा, V बटा R। उठा कर रखो, इसमें रखते हैं, यहाँ पर देखो, P बराबर I का मान बताओ क्या रखेंगे, V बटा R का क्या, होल स्क्वायर। पहले से क्या है, सॉल्व करो, P बराबर V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू एगो R से एगो R, तब P बराबर क्या हो गया, देखो तो ये फार्मूला आया, ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा, ये, और ये असाइनमेंट में देखोगे तो चारों एक के साथ लिखा गया होगा, लिखा गया है चारों। कोई दिक्कत है, एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आता है, सीधे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, उसी में से फार्मूला उठाकर पूछेगा विद्युत शक्ति है, या सीधे सब्जेक्टिव में पूछेगा विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक लिखे। मात्रक क्या होता है जी, शक्ति का वाट होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया, क्लास ओवर।